अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अपने लेक्चर का आगाज़ मैं कुरान पाक की आयत से करूँगा, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको आलमी अदालत इंसाफ कहते हैं, उस पर डिस्कस करूँगा। और आज के लेक्चर में ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके टोटल 77 आर्टिकल हैं। और आज के लेक्चर में मैं आपसे आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 31 तक वन बाय वन सारे आर्टिकल डिस्कस करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँगा, आलमी अदालत इंसाफ जो है, इसका क़याम जो है 1946 में सैन फ्रांसिस्को में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो इसको बनाने का मकसद जो था, वो बुनियादी मकसद ये था कि जो आलमी अमन है उसको कायम किया जा सके। फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी, उसके बाद जो एक अनारकी और जो एक माहौल बन गया, तनाज़ात बन गए काफ़ी ममालिक के दरमियान, तो उनको कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इस्टेब्लिश किया गया। और ये जितने भी स्टेट हैं, उनके माबैन जितने भी तनाज़ात थे, उनका हल तलाश करने के लिए, और जो इंटरनेशनल जितने भी लॉज हैं, आलमी कवानीन, उन पर अमल दरामद करवाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कायम की गई। तो इसमें एक चीज़ आपके नॉलेज में होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें जितने भी मैटर्स आएंगे, वो स्टेट्स के बिटवीन जो भी मैटर होंगे, वो हमेशा इसमें आएंगे। किसी भी इंडिविजुअल के, किसी पार्टी के जो मैटर्स हैं, वो इसमें नहीं आ सकते। ये बेसिकली सिर्फ काम करती जो ममालिक के माबैन जो तनाज़ात होते हैं, किसी दो डिफरेंट स्टेट्स के, उनके जो मैटर्स हैं, वो यहाँ पे लाए जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 1 से। आर्टिकल 1 जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो हमें बताता है जो आलमी अदालत इंसाफ है, इसका जो क़याम है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के तहत अमल में है। और ये एक यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, जो कि ऑपरेट करती है अंडर अंडर यूनाइटेड नेशन के लॉज के मुताबिक। तो आर्टिकल 2 में बताता है कि इसके तहत जो जो अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं जजेस की, उनका इंतखाब जो है, उनका आला अखलाकी किरदार और आलमी कवानीन से जो उनकी आगाही है, जो उनकी अवेयरनेस है, उनकी बेस पे जितने भी जजेस हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपॉइंट किए जाते हैं। आर्टिकल 3 पे आते हैं। तो आर्टिकल 3 के तहत आलमी अदालत इंसाफ में टोटल 15 जजेस जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। मैक्सिमम जो इनके नंबर ऑफ जजेस हैं आईसीजे के, वो 15 हैं। और इसमें इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि किसी एक स्टेट के दो जजेस जो हैं वो अपॉइंट नहीं हो सकते। कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अमेरिकन दो जजेस जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपॉइंट हो जाएं, या ब्रिटिश दो जजेस सेम स्टेट के अपॉइंट हो जाएं, या पाकिस्तानी या चाइना या इंडिया, किसी भी कंट्री के दो जजेस सेम स्टेट के इसमें अपॉइंट नहीं हो सकते। ये उस पर एक आर्टिकल 3 ने एक बार लगा दिया। आर्टिकल 4 की बात करें तो आलमी अदालत इंसाफ के जो जजेस हैं, इनका जो तकर्रर है, जिनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, वो जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल करते हैं। ये इनको नेशनल ग्रुप नॉमिनेट करता है। जो नेशनल ग्रुप एक इसमें एक बॉडी है, जो कि नॉमिनेशन जो है वो फॉरवर्ड करते हैं जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आर्टिकल 5 पे आते हैं। इसके तहत के जो सिलेक्शन से कम 3 महीने पहले जो अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल होता है, वो एक रिटन एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को। और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि जो नॉमिनेशन हैं, वो उनको फॉरवर्ड किए जाएं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन उसमें एक चीज़ की शर्त होती है कि 4 से ज़्यादा नाम जो हैं, वो जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, वो 4 से ज़्यादा नॉमिनेशन नहीं भिजवा सकते। आर्टिकल 6 में है। तो इसके तहत जजेस का जो जो नाम है, जो नॉमिनेशन है, वो उनको भिजवाने से पहले अक़वाम मुत्तहिदा को जो नेशनल ग्रुप है उनका, वो उस जज से मुतालिक जिसको नॉमिनेट करना, उसकी कानूनी काबिलियत और उसकी कानून के हवाले से उस जज के खिदमात जो हैं, उनका जायज़ा लेता है। आर्टिकल 7 की बात करें तो इसके तहत जो सेक्रेटरी जनरल होता है, वो तमाम जो नामजदगियाँ जो उसको भिजवाई जाती हैं, वो उनकी लिस्ट तैयार करके सिक्योरिटी काउंसिल को और जो जनरल असम्बली है, उनको सबमिट करवाता है। तो ये बेसिकली एक सारा मैकेनिज्म इन्होंने डिफाइन किया है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उनमें अपॉइंटमेंट कैसे होती हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म करते हैं जजेस, और उसके सारा जितना भी उनका प्रोटोकॉल है, वो सारा इन्होंने अपने इसमें कम्प्लीटली डिफाइन किया हुआ है।
तो हम आर्टिकल 8 की बात करें तो इसके तहत जो जनरल असेंबली के और जो सिक्योरिटी काउंसिल होती हैं वो आज़ादाना तौर पे जो उनको नॉमिनेशन आती हैं उनमें से वो अपॉइंटमेंट्स करते हैं। उनके ऊपर किसी भी किस्म की ये नहीं है, बाइंडिंग नहीं है कि वो उसमें से कोई उनको फोर्स करे कि आपने कौन से जजेस अपॉइंट करने हैं और कौन से नहीं करने। आर्टिकल 9 की बात करें तो इसके तहत जितने भी नामजद अरकान हैं जिनको मतलूबा जो उनकी अहलियत होती है उसके साथ साथ उनके कानूनी निज़ाम में बेहतरी के हवाले से उन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम दिए हैं कि जो भी मतलब जी के लॉ की उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए उसके अंदर उन्होंने अपने क्या इनपुट दिए हैं या अपने स्टेट में उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी वजह से वो उनकी जो खिदमात जो हैं वो जस्टिस और पीस को प्रमोट करने के लिए उनकी क्या खिदमात रही हैं। आर्टिकल 10 की बात करें तो आप स्टूडेंट देख रहे होंगे इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो कि मैंने रेड हाईलाइट किए हैं। उनका मकसद ही ये है कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपने उन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आर्टिकल 10 की बात करें तो इसके तहत जो जनरल असेंबली और सलामती कौंसिल हैं उनमें जो नॉमिनेशन आती हैं, जो ज़्यादा वोट हासिल किए करते हैं जजेस, उनको अपॉइंट किया जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और इसमें एक चीज़ ये भी मैं आपको ऐड अप करता रहूँ, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई 2 जजेस हैं, उनकी जब वोटिंग कराई गई है और वो दोनों जजेस ने सेम वोट हासिल किए हैं जनरल असेंबली में भी और सलामती कौंसिल में, तो इस केस में कि उन दोनों जजेस में जो मोस्ट सीनियर जज होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा। आर्टिकल 10 हमें ये बताता है। आर्टिकल 11 की बात करें, अगर फर्स्ट मीटिंग जो अपॉइंटमेंट्स के हवाले से कंडक्ट की गई है उसमें जो तमाम जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट अगर वो पूरी नहीं हो सकी, तमाम जज अपॉइंट नहीं हो सकते, तो मजीद मीटिंग की जा सकती हैं। आर्टिकल 12 ये बताता है कि अगर फर्स्ट मीटिंग हुई है, देन सेकंड मीटिंग हुई है, देन थर्ड मीटिंग हुई है, इसके बावजूद भी अगर जजेस जो हैं वो टोटल जजेस जो अपॉइंट करने करने थे वो नहीं हो सका, उनके सारी एक्सरसाइज मुकम्मल नहीं हो सकी, तो थर्ड मीटिंग के बाद वो जितने भी जो मामलात हैं वो अपने ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस को इरसाल कर देंगे। उस ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर हैं उसमें टोटल 6 मेंबरान पे मुश्तमिल होती है, जो कि जो रिमेनिंग प्रोसेस है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का वो उसको कंप्लीट करेंगी। आर्टिकल 13 की बात करें तो इसके तहत जज की जो अपॉइंटमेंट है वो 9 साल के लिए की जाती है। तो अगर किसी की जज की अगर मुद्दत मुलाजमा ख़त्म हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई जज है वो उसकी रिटायरमेंट की डेट आ गई है, तो वो अपना काम कंटिन्यू रखेगा जब तक कि नेक्स्ट जज जो है उसकी जगह पे अपॉइंट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि वो जज अपने जो पोजीशन है वो वैकेंट छोड़ दे और वो वहाँ पे जब तक न्यू अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, वो जज अपना काम जो है अपनी सीट पे अगर उसका टेनर ख़त्म भी हो गया वो उसको कंटिन्यू रखेगा। तो वो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप बताएं जी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं इसमें जो अपॉइंटमेंट की जाती है 9 ईयर की जो अपॉइंटमेंट की है, जो उसकी एक टर्म है वो कौन से आर्टिकल में डिफाइन है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 13 इस चीज़ को डिफाइन करता है कि जितने भी जजेस अपॉइंट होंगे वो 9 साल के लिए होंगे। आर्टिकल 14 की बात करें तो इसके तहत जो जजेस की निश्चित हाली होने से 1 महीना पहले कि जब उसकी अगर वो उसका टेनर फिनिश हो रहा है तो उससे बिफोर 1 मंथ फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द टेनर ऑफ दैट पर्टिकुलर जज, तो जो सेक्रेटरी जनरल है वो सिक्योरिटी काउंसिल को उसके बारे में आगाह कर देगा जी कि वो जो जज साहब हैं उनका जो टेनर है वो आफ्टर 1 मंथ खत्म हो रहा है और आप उसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए अपने जो भी आपका प्रोटोकॉल है उसको आप शुरू करें। आर्टिकल 15 की बात करें तो इसके तहत जज अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने तक काम जारी रखेगा। वही जो हमने अभी पीछे आर्टिकल 13 में बात की है उसी को फर्दर उन्होंने मजीद एलाबोरेट कर दिया है कि वो जो जज अगर उसका टर्नर खत्म भी हो गया तो जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी वो जज अपना काम कंटिन्यू रखेगा। आर्टिकल 16 की बात करें तो इसके तहत कोई भी जो मौजूदा मेंबर है आईसीजे का, वो किसी भी सियासी या इंतजामी अमूर में शरीक नहीं हो सकता। आर्टिकल 10 के तहत कि जो कोई भी मेंबर है आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो किसी भी केस में जो कि आईसीजे में आया है उसको में एज अ काउंसल या एज अ एजेंट पेश नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। तो आर्टिकल 18 के तहत किसी भी मेंबर को अगर आप डिसमिस करना है तो उसको डिसमिस करने का एक प्रोटोकॉल डिफाइन किया गया है कि आप किसी भी मेंबर को खुद से डिसमिस नहीं कर सकते कि अनटिल अनलेस जो बाकी मेंबर हैं आईसीजी के उनकी जब तक राय शामिल नहीं होगी कोई भी मेंबर जो है वो अपनी पोजीशन से डिसमिस होकर बर्खास्त नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19 के तहत के जितना भी जो है मेंबर हैं आलमी अदालत इंसाफ के, उनको
वही सफारती मराद और तशना हासिल होंगे जो किसी भी डिप्लोमेट को या किसी भी सफारतकार को हासिल होते हैं। आर्टिकल 20 की बात करें तो इसके तहत हर मेंबर जो है उसको इस चीज़ का अहद करना होता है कि वो अपने इख्तियारात को ईमानदारी से इस्तेमाल करेगा और गैर जानबदारी से इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा उसका मेंबर है तो उसके पास जो केस आया है वो उसकी अपनी स्टेट का आया तो वो उसमें बाइस नहीं हो सकता। उसने ऑनेस्टली और गैर जानबदार रह के उस मैटर को सुनना और उस पे अपना ऑर्डर पास करना है। आर्टिकल 19 की बात करें तो इसके तहत आलमी अदालत इंसाफ के जो सदर और नायब सदर हैं, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी सिलेक्शन जो है वो उसका टेनर 3 साल होता है। वो 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और अगर कोई सदर और नायब सदर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, उसका अगर पीरियड खत्म हो गया तो वो दोबारा री अपॉइंट भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ ICJ। आर्टिकल 22 की बात करें तो इसके मुताबिक जो प्रिंसिपल ऑफिस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो हैगू, जो कि नीदरलैंड का एक एरिया है, वहाँ पे कायम है। जबकि अदालत जो है वो किसी दूसरे मुकाम पर भी अपना काम जारी रख सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी केसेस हैं वो हैगो में सुने जाएंगे। वो किसी और जगह पे भी जहाँ पे अदालत ज़रूरी समझे वो अपना केस लगा के अदालत लग सकती है और वो सुना जा सकता है। आर्टिकल 23 की बात करें तो इसके तहत अदालत अपनी अदालती तातीलात जो उनकी एनुअल लीव होती हैं कोर्ट्स की, उसके अलावा बाकी जितने भी अयाम में अपना काम मुस्तकिल तौर पे जारी रखेगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट हम आर्टिकल 24 पे आते हैं। तो इसके तहत कि अगर कोई भी मेंबर किसी वजह से अपना काम जारी नहीं रख सकता, उसके साथ कोई हेल्थ के इशू है, कोई पर्सनल इशू है या कोई भी इशू है, तो वो अपना काम कंटिन्यू नहीं रख सकता। तो उस सूरत में वो अपने जो प्रेसिडेंट है उसको तहरीरी तौर पे आगाह करेगा। और ये जो सदर है उसको सवाबदीदी इख्तियार है कि वो उसकी जो भी एप्लीकेशन आई है उसको अलाउ कर दे या फर्दर उसको इंस्ट्रक्ट करे कि अनटिल अनलेस जब तक न्यू अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती या नहीं होती तब तक वो अपना काम जारी रखे। आर्टिकल 25 की बात करें तो इसके तहत अदालत के क़याम के लिए 11 जजेस का होना ज़रूरी है। जबकि मौके के मुनासबत से कि 9 जजेस का अगर कोरम हो तो वो भी अदालत जो है वो तश्कील दे सकती है। आर्टिकल 27 बताता है कि कोई भी ऐसे केसेस जो लेबर के हवाले से हैं, कम्युनिकेशन या ट्रांजिट के हवाले से कोई भी उनके केसेस तो उनके पास आते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उनको 9 या 11 जजेस ही सुने। वो 3 या इससे ज़्यादा जजेस जो हैं वो भी अदालती कार्रवाई जो है वो चला सकते हैं। आर्टिकल 27 में बताता है कि ऐसे फैसले जो आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 के तहत होंगे वो अदालती फैसला तस्वर होंगे, क्योंकि ये नहीं कोई स्टेट कह सकती कि हमारा इस केस में क्योंकि जजेस जो थे वो कोरम पूरा नहीं था, 9 जजेस पे बेस नहीं कर रहा था या 11 जजेस पे नहीं था, फुल कोर्ट नहीं लगी थी, तो अगर वो हम इस फैसले को नहीं मानते तो आर्टिकल 27 ये बता रहा है कि ऐसे केसेस जो कि आर्टिकल 26 और 29 के तहत डिसाइड किए गए हैं वो भी ICJ का जो फैसला है वही तस्वर किए जाएंगे। आर्टिकल 28 बताता है कि इसके तहत अगर जो फैसले आर्टिकल 26 और 29 की अदालती कार्रवाई के फ्रीकैन जो उनकी पार्टीज होती हैं उनकी रजामंदी से अगर वो जो जो पार्टीज हैं उस किसी भी केस की अगर वो चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि वो केस जो है वो हिगू में चलाया जाए, वो किसी और जगह पे भी चलाया जा सकता है। आर्टिकल 29 जो है वो स्पीडी जस्टिस, जिसको हम तेज अदालती कार्रवाई के लिए 5 जजेस पर मुश्तमिल एक अदालत तश्कील दी जा सकती है जो कि फ्रीकैन की दरखास्त पर समरी के जरिए मुकदमे की समाअत और फैसला कर सकती है कि अगर कोई ऐसा केस जो कि सेंसिटिव नोयत का है जिसको जल्दी डिसाइड करना ज़रूरी है, तो उस सूरत में जो है वो स्पेशल कोर्ट जो कि 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी वो भी तश्कील दी जा सकती है ताकि उस कोर्ट को एज सुन एज पॉसिबल जो है डिसाइड किया जाए और उसका फैसला किया जा सके। तो आर्टिकल 30 जो बताता है कि जितने भी अदालती फैसले होते हैं उन पे अमल दरामद के जो कवायद हैं वो भी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वही उसको डिफाइन करेगी। कि जिसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो जो हमारा एक डिस्प्यूट जो बना था स्टेट के माबेन पाकिस्तान और इंडिया का, गुलभूषण यादव का, वो मैटर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया गया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको स्पीडी सारी कार्रवाई को सुना और उसको डिसाइड किया और उसके बाद उसने ऑर्डर पास किए कि पाकिस्तान के वाले से कि पाकिस्तान जो है जो भी उनके सफारतकार हैं इंडिया के उनको उनको अप्रोच अलाउ करें गुलभूषण यादव तक कि वो उसको अप्रोच करें, उसके साथ जाकर जो भी है बातचीत करें, मुलाकात कर सकें।
तो और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई भी मैटर रहेगा, जब तक दोनों पार्टी, दोनों स्टेट एग्री नहीं होंगी, वो केस वहाँ पे नहीं चलाया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक स्टेट है, वो अपना केस जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाना चाहे और जो उसकी ओपोनेंट पार्टी है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं जाना चाह रही, तो वो जब तक दोनों पार्टी एग्री नहीं होंगी, फैसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो केस है वो नहीं चलाया जा सकता। बोथ पार्टीज का एग्री होना बहुत ज़रूरी है, अगर केस आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर दो स्टेट चलाना चाहती हैं। आर्टिकल 31 की बात करें तो इसके तहत कि अगर कोई केस आया है कोर्ट में और उसमें होता ऐसा है कि जो जज है और उसी केस में जो एक पार्टी है, उन दोनों सेम स्टेट के हैं, उनकी नेशनैलिटी सेम है, तो जो ओपोनेंट पार्टी अगर वो एग्री होगी तो वो जो जज है वो केस को सुनेगा। अगर वो जो ओपोनेंट पार्टी है वो एग्री है, वो समझती है क्योंकि ये जो दूसरी पार्टी है और जो जज है वो सेम स्टेट के हैं, तो जिसकी वजह से जज बाइस हो सकता है, या उसको मेरिट पे फैसला, उसको ये डाउट है कि जज जो है वो मेरिट पे फैसला नहीं करेगा, तो वो अपनी एप्लीकेशन जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसको वो एप्लीकेशन दे के तो वो उस जज को तब्दील भी करवा सकता है। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका लेक्चर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी समझते हैं, अगर आपको किसी किस्म का इशू है, कोई अंडरस्टैंडिंग किसी पॉइंट पे नहीं हो रही, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो लेक्चर के नीचे आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सेकंडली, अगर आपको लेक्चर के हवाले से मैं आप वेलकम करूँगा आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का। अगर आप समझते हैं इसको मज़ीद फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है, या इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड अप करने की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझसे ओमिट हो गई हैं, जिनको मैंने लेक्चर के दौरान नहीं उसको उस तरीके से डिस्कस किया, तो आप मेरे से शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि जो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर होंगे, कि मैं उन चीज़ों को, वो जो उसमें इस किस्म की होंगे पॉइंट्स जो आपकी तरफ से शेयर किए जाएँगे, उनको अपने ज़हन में रखूँ और उसको फर्दर इम्प्रूव करूँ। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।